गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका वर्ल्ड न्यूज़ के इस प्रोग्राम में, चैनल डेली न्यूज़ इंडिया 1.0। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं। ट्रंप अपने घर में तो फंस ही गए हैं, ट्रंप ईरान में भी फंस गए हैं और ट्रंप ऐसा लगता है कि हर जगह फंस चुके हैं इस समय और अब निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता है। अपने घर के अंदर तो खैर बुरी तरह से फंसे हैं, उसके अपने लोग ही उसकी कुर्सी अब खींच लेंगे। इस किस्म के हालात जो हैं बनते हुए नज़र आ रहे हैं। कभी कभी इंसान सोचता है कि वो सबसे चतुर है, सबसे ज्ञानी है, सबसे होशियार है, सबको बेवकूफ़ बना सकता है। दरअसल क्या होता है ना कि कभी कभी आदमी जिस डाल पर बैठा होता है उसी को काट देता है। ट्रम्प की अपनी हस्ती तो कुछ है नहीं, वो तो बेवकूफ़ किस्म का एक जंगली जानवर जैसा होता है ना, एक अनपढ़ जाहिल गंवार टाइप का आदमी, बेहुदा बदतमीज टाइप का आदमी है। ये तो वो है। वो तो कहते हैं कि ना कि किसी किसी के हाथ में कभी कभी ना सोने की ईंट लग जाती है, तो वही उसके हाथ में हुआ है। अमेरिका की प्रेसिडेंटशिप उसके हाथ में क्या लग गई, उसने अपने आप को खुदा समझना शुरू कर दिया है। लेकिन क्या है ना कि फिर ऐसे लोगों का हश्र क्या होता है। दुनिया में ना जाने कितने लोग ऐसे आए थे जो अपने आप को खुदा समझते थे। तो ट्रम्प उसमें कोई अकेला नहीं है। जिस जिसके पास पावर आती है या पैसा आता है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप को कहा जाए तो वो खुदा समझ लेते हैं। तो ये होता आया है, तो इतिहास अपने आप को रिपीट करता आया है। कहते हैं हिस्ट्री अपने आप को दोहराती है। यहाँ भी यही हो रहा है एक्चुअली। तो उसके गले का फंदा तो बन चुका है और हॉर्मुस जो है फांसी का फंदा है साहब। हॉर्मुस कोई सिर्फ एक चिकन स्नैक नहीं है साहब। हॉर्मुस एक फांसी का फंदा है जो उसके गले में अब कस चुका है। अब उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो। उसके दोनों हाथ भी पीछे बांधे जा चुके हैं, उसमें पट्टियां बांध दी गई हैं। अब वो हाथ भी नहीं यूज कर सकता, टांगे भी उसकी इस टाइम जकड़ी जा चुकी हैं जो ईरान के जबड़े में आ चुकी हैं। तो सारी जगह से फंस चुका है एक्चुअली देखा जाए तो। बहुत सारे लोग ये सोचते थे कि बहुत सारे देश हैं जो अमेरिका के साथ आ जाएंगे, नाटो के देश आ जाएंगे, लेकिन कोई आया नहीं, क्योंकि इनकी अपनी हरकतें ऐसी थी कि जहां पे लोग इसे छोड़ छोड़कर चले गए। इसके ऊपर बात करेंगे और साथ में नॉर्थ कोरिया का क्या रोल है ईरान को आगे बढ़ाने में, उसके ऊपर भी थोड़ी सी हम बात करेंगे डेफिनेटली। कुछ और चीज़ें हैं, एस्पेक्ट हैं, उसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि जंग अब एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी होगी जहां पर कोई यहाँ से यू टर्न नज़र नहीं आता है। तो स्वागत है आप सबका, नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब और सत श्री अकाल। आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो और इस मुबारकबाद के साथ में हम आगे चलते हैं। और कल किसी कारण से, किसी टेक्निकल रीज़न की वजह से हम 9:30 बजे प्रोग्राम को पेश नहीं कर पाए थे, तो हमें लेट हो गए थे, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और आज आपके सामने खैर सही समय पर उपस्थित हो रहे हैं हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम एक नॉर्थ कोरिया के एंगल को लेके आते हैं कि नॉर्थ कोरिया का एंगल क्या है अल्टीमेटली। किम जॉन उंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हम हमेशा जिनपिंग की बात करते हैं, पुतिन की बात करते हैं कि उनका क्या रोल है, लेकिन ईरान को आगे बढ़ाने में किम जॉन उंग का भी बहुत बड़ा रोल है। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पुतिन करना चाहते हैं या फिर क्या कहते हैं कि जिनपिंग करना चाहते हैं, वो डायरेक्ट नहीं करते हैं। वो इन एक्चुअलिटी देखा जाए तो वाया किम जॉन उंग करते हैं, क्योंकि किम जॉन उंग एक ऐसे शख्स हैं जिससे अमेरिका भी डरता है और कुछ भी उसको कहने से उसको खौफ आता है। ट्रंप हो या कोई भी हो, वो उसके खिलाफ एक्शन भी नहीं ले पाते हैं। और वो कभी भी मिसाइल छोड़ सकता है, आईसीबीएम छोड़ सकता है। और उसके एटम बम्स का डर इतना ज़्यादा है अमेरिका को, उसको पता है कि अगर वो एटम बम की एक बड़ी प्रॉब्लम है, मैं आपको बताऊं, मैं पहले भी कई बार कहा है, वो प्रॉब्लम सारी ये है कि सपोज करो न्यूयॉर्क सिटी के ऊपर आपने एटम बम को रोक लिया, उसको इंटरसेप्ट कर दिया। अरे भाई, गिरेगा तो एटम बम आपके शहर के ऊपर ना। उसके बाद में एटम बम की यही समस्या है कि उसको इंटरसेप्ट करना बड़ा मुश्किल है। या तो उसको आप अटलांटिक ओशन के ऊपर या पैसिफिक ओशन के ऊपर, कहीं समुद्र के ऊपर आप इंटरसेप्ट करके उसका जो बम है गिरा दो उसको। अदरवाइज ये बम तो हवा में फटे या हवा में आते आते नीचे फटे, बात तो एक ही है। उसका काम एक पूरी छतरी के रूप में क्या कहते हैं रेडिएशन फैलाना है। उस रेडिएशन की वजह से तापमान भी पैदा होता है और वो लोग मर जाते हैं। एक, मैं तो कोई टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, लेकिन जो सुना है कि अधिकतर लोग जो होते हैं वो रेडिएशन से मर जाते हैं और उससे जो तापमान पैदा होता है, टेम्परेचर पैदा होता है वो। नॉर्थ कोरिया को लेकर चर्चाएं काफ़ी होती आई हैं यहाँ पर, और उसको लेके काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया ने कंडेम भी किया, इसराइल को भी कंडेम किया और साथ में अमेरिका को भी कंडेम किया कि भाई आप ये कर क्या रहे हो और ये बिल्कुल मंजूर नहीं है, आप जो कर रहे हो गलत है। जो भी इस समय हेल्प मिल रही है
डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसमें किम जोंग उन का ईरान के अंदर ICBMs के अंदर या बाकी बैलिस्टिक मिसाइल बहुत बड़ा हाथ है। अब यहाँ पर कई चीज़ें ऐसी निकल कर आ रही हैं कि नॉर्थ कोरिया का रोल जो है ख़ास तौर से इस समय ईरान में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। नॉर्थ कोरिया को भी पैसे चाहिए होते हैं, उसको डॉलर भी मिल जाते हैं, क्योंकि डॉलर तो काफ़ी आ जाते हैं, इलीगल तेल बेच के सब कैश आ जाता है और वो सब नॉर्थ कोरिया में चला जाता है, चाइना चला जाता है या रशिया भी चला जाता है। तो ये बहुत बड़ी एक एटॉमिक ताकत भी है और उसके पास बताया जाता है कि 50 तो एटम बम हैं, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, जो कि शायद ICBM के ऊपर लगे हुए हैं, जो अमेरिका को कभी भी ध्वस्त कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्थ कोरिया से अगर आप डिस्टेंस देखोगे तो जापान तो बहुत ही बिल्कुल पास में है और अमेरिका ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से। मैं आपको बताऊँ, सिर्फ वहाँ से पैसिफिक ओशन का एक एरिया है, उसको कवर करो तो वो सीधा सीधा जाके सबसे पहले कैलिफोर्निया को, सैन फ्रांसिस्को को, लॉस एंजल्स को हिट करेगा, लॉस वेगास को हिट करेगा, उसके बाद शिकागो और फिर ब्लास्ट में वाशिंगटन और साथ में न्यूयॉर्क को हिट कर देगा। तो ये सारी पावर उसके पास है। तो जैसे मैंने बताया ना, एटम बम अगर डालेगा, गिरेगा, तो आप उसको इंटरसेप्ट भी कर लोगे तो भी तो आपके शहर के ऊपर ही गिरेगा ना, तो आप कुछ कर ही नहीं सकते ना, आपके पास रास्ता नहीं कुछ भी है। इसके अलावा जुलाई 2024 में साउथ कोरिया ने भी एक चेतावनी दी थी कि नॉर्थ कोरिया टैक्टिकल जो परमाणु बम है वो भी उसने ऑलमोस्ट डेवलप कर लिए हैं। तो ये जो चीज़ें निकल के आ रही हैं और ईरान का जो एनरिचमेंट प्रोग्राम है उसके अंदर भी बहुत बड़ा हाथ जो था वो नॉर्थ कोरिया का इसमें है। मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर भी बहुत बड़ा हाथ है नॉर्थ कोरिया का। तो नॉर्थ कोरिया के ऊपर इस टाइम काफ़ी सारी जो है वो उंगलियां जो है वो उठ रही हैं कि नॉर्थ कोरिया, चाइना बॉर्डर नॉर्थ कोरिया लगा हुआ है, साउथ कोरिया के साथ भी लगा हुआ है और काफ़ी कुछ ऐसा है जिसको लेके बहुत सारे देश जो हैं डरते हैं। अब सवाल ये बना हुआ कि क्या जो भी इसके पास जो मिसाइल है, क्या उसको कोई रोक पाने में कोई सक्षम है क्या? फिलहाल तो कोई भी नहीं है। और वहाँ से जो सारे के सारे जो हेल्प मिल रही है, लॉजिस्टिक हेल्प है या बैलिस्टिक मिसाइल की हेल्प है या माल मसाले की, बारूद की जो हेल्प है, वो बहुत बड़ी हेल्प है। तो ईरान और नॉर्थ कोरिया के बीच में एक किस्म से कहा जाए तो जो उनका सहयोग है वो काफ़ी बड़ा सहयोग इस टाइम हमें नज़र आ रहा है। ये ट्रंप को इस बारे में पता है और पूरी की पूरी उसके पास इस बात की नॉलेज भी है कि हाँ ये सब हो रहा है और हम इसको एक किस्म से कहाँ से रोक नहीं पा रहे हैं। एक ट्रंप की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि 22 देश ऐसे हैं जो ईरान के सिस्टम खिलाफ तो हैं, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना तो चाहते हैं, पर सवाल यहाँ पर बहुत सारे हैं कि वो कर क्या लेंगे। वो तो अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जब शांति हो जाएगी तो हम अपने जहाज़ों को निकालने में मदद करेंगे, लेकिन हम ईरान पे अटैक नहीं करेंगे। सब ने कह दिया, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सब ने कहा हुआ है, स्पेन ने भी कहा है हम ईरान पे अटैक नहीं करेंगे। बल्कि ये तो ईरान के ऊपर जो अटैक किए जा रहे हैं उसके भी खिलाफ थे सारे के सारे, कि जो अमेरिका और इसराइल ने जो अटैक किया है, तभी तो नेटो के मेंबर साथ में नहीं आए हैं। साथ में आते तो फिर और बात थी। उनको कवर्ड भी कहा जा रहा है और ना जाने क्या क्या नामों से उनको पुकारा भी जा रहा है। ये बात तो सही है। तो लेकिन जापान को एटलीस्ट एक बड़ी सक्सेस मिल गई है इसके अंदर कि उनके जहाज़ों को ईरान ने एक अच्छे देश होने के नाते उनको छोड़ने का निर्णय लिया है कि भाई आप अपने जहाज़ों को लेकर यहाँ से चले जाएं, तो बहुत अच्छा है। तो जापान उस मामले में काफ़ी खुश है। जापान के साथ वैसे भी ईरान की कोई दोस्ती है, कोई दुश्मनी वाली बात तो कोई है ही नहीं। लेकिन अब अमेरिका के अंदर जो सवाल उठ रहे हैं लोगों के द्वारा वो बहुत बड़े हैं, क्योंकि एनर्जी जो क्राइसिस है ना, जिसे आप कह सकते हो डोमेस्टिक बैकलैश, जिसको एक वर्ड यूज किया जाता है, डोमेस्टिक बैकलैश की जो अप्रूवल रेटिंग है, पब्लिक सपोर्ट जो है वो 27% पे आ गई अभी। यानी कि नवंबर का जो इनका इलेक्शन है वो तो पूरा का पूरा उनके हाथ से निकल चुका है। और मेजोरिटी ऑफ अमेरिकन कहते हैं हम ये जंग लड़ क्यों रहे हैं। उनका सवाल बड़ा सीधा है कि हम ये जंग क्यों लड़ रहे हैं, हम किस लिए जंग लड़ रहे हैं, हमारे से क्या लेना देना है। एक तुलसी गैबार्ड है, वो भी उसके खिलाफ हैं। इसके अलावा जो कैंट, उनके जो काउंटर टेररिज्म के चीफ थे, उन्होंने भी कहा कि हमें तो कोई खतरा नहीं था ईरान से, तुम क्या बात कर रहे हो। अब रही बात कि ये सारे के सारे लोग जो ट्रंप के खिलाफ हो रहे हैं, उनके अपने भी कई मागा जो सपोर्टर्स हैं वो भी खिलाफ हो रहे हैं, तो उनको मनाने के लिए वो क्या कर सकते हैं। नवंबर के इलेक्शन बिल्कुल सामने खड़े हैं, अब 6 महीने मुश्किल से बचे हैं। तो इस इलेक्शन के अंदर एक बड़ी हार हो जाएगी तो यहाँ पर बड़ी संख्या में रिपब्लिकन्स जो हैं सेनेट के अंदर और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अंदर अपनी सीटें गंवा देंगे। और ये आधे मेंबर्स जो है ना, ये तो डेमोक्रेटिक पार्टी को एक थम्पिंग मेजॉरिटी मिलने जा रही है। और यहाँ पर एक मूवमेंट आने की उम्मीद है जहाँ पे ट्रंप को इम्पीच कर दिया जाएगा।
यानी कि इम्पीचमेंट के द्वारा ट्रंप को वहाँ से हटा दिया जाएगा। पहले भी इम्पीच करके हटाए जा चुके हैं और यहाँ पे एक बिल्कुल फेयर चांस होगा कि उसको हटा दिया जाए। तो इनका कार्यकाल पूरा होने वाला नहीं है, ऐसा लगता है। दूसरा, मागा मूवमेंट के अंदर बड़े डीप क्रैक्स आ गए वहाँ पर, पूरा का पूरा मेक अमेरिकन ग्रेट अगेन, क्योंकि जो पैसे टैरिफ लगाया था सारा, उसका असर तो अमेरिकन के ऊपर हुआ। तो अल्टीमेटली वो पैसे भी अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम पूरे के पूरे वापस करो, तो वो करीब $250 बिलियन वो भी जनता को वापस करने पड़ रहे हैं। तो एक किस्म से ट्रंप के लिए डिफीट पे डिफीट है, लेकिन वो अपने बाल नोचना बंद करें तब तो उन्हें कुछ समझ आए ना कि वो क्या कर रहे हैं। वो अपनी बेवकूफ़ी के अंदर एक के बाद एक गलतियां करते चले जा रहे हैं। दूसरा, कांग्रेशनल जो अपोजिशन है वो भी काफ़ी बड़ा होता चला जा रहा है। कांग्रेशनल अपोजिशन मतलब जो कांग्रेस वहाँ पे संसद को कहते हैं, संसद के 2 सदन है वहाँ पर, एक जो सीनियर हाउस है, जैसे इंडिया में राज्यसभा है, वहाँ पर उसको सेनेट कहते हैं, और जो वहाँ की लोकसभा है उसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। हालांकि दोनों के अंदर रिपब्लिकन्स को मेजोरिटी है जो नवंबर में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उनके अपने भी कई जो सेनेटर्स हैं या उनके कई जो एमपीज हैं वो ट्रंप के खिलाफ जा रहे हैं, बोलते हैं आप जो कर रहे हो गलत है। $30 बिलियन ऑलरेडी अमेरिका गवा चुका है। कहने को तो अमेरिका के लिए $30 बिलियन कुछ भी नहीं है, मैं आपको बताऊं, कोई एक बहुत बड़ी कॉस्ट नहीं है जिसे आप कहोगे, लेकिन ट्रंप उसको सहन कर लेंगे और उनके हथियार भी बनते रहेंगे, तो ऐसी बात नहीं। लेकिन उस फांसी के फंदे का क्या करें जिसका नाम हॉर्मुज है, जो उनके गले में फंस चुका है, जहाँ से वो ना निगलते बनता है उनसे, ना उगलते बन रहा है। तो दोनों चीज़ें जो है उनके वो पूरी तरह से उनके खिलाफ जाती हुई नजर आ रही हैं। ऊपर से ईरान का जो गेम है, जो ईरान का जो गेम प्लान है वो बड़ा स्मार्ट है। देखिए, अगर आप दूसरे की पिच पर जाकर खेलते हैं तो आप बैकफुट पे रहते हो, अपनी पिच पे खेलते हो तो आप फ्रंट फुट पे हो, तो आप अच्छा जीत सकते हो। यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप पूरी तरह से बैकफुट के ऊपर हो, आप ईरान के पिच के ऊपर खेल रहे हो, और ईरान की पिच पे जब खेलोगे तो वहाँ पे जो स्ट्रेंथ होगी वो ईरान के पास होगी, वो आपके पास बिल्कुल और बिल्कुल भी नहीं होगी। पर समझाए कौन? अब घर में भी अपोजिशन है, नेटो के देशों से अपोजिशन है, सारे यूरोप से अपोजिशन है, आधी दुनिया से अपोजिशन है। इस बीच में पुतिन भी ह्यूमिलेट कर रहा है और कहता है कि तुम यूक्रेन को अपना मदद कर रहे हो नेविगेशन के अंदर, मैं तो उसको मदद कर रहा था ईरान को, तो तुम एक काम करो, स्वैप कर लो उसको, तुम भी बंद कर दो, मैं भी बंद कर देता हूँ। तो अमेरिका तिल मिला गया, ये कैसा तुम्हारा सजेशन है, हम तो नहीं मान सकते। पुतिन यही तो चाहता था कि इसको तिल मिलाने का मौका मिले, और पुतिन को अब दोनों हाथों में लड्डू है, तेल बेच रहा है, पैसे भी कमा रहा है और वॉर प्रीमियम भी ले रहा है। तो ये सब चीज़ें तो हो ही रही है। मुझे लगता है कि जो हाथ से जो बात जो थी वो थोड़ी सी अब निकलते हुए यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर हम इससे जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था की बात करें, यानी कि इकॉनमी की बात करें, तो अमेरिका के अंदर भी इकॉनमी डावाडोल है। तेल के दाम 50 से 60% तक वहाँ पर बढ़ चुके हैं, ऑयल के, डीजल के। उसका रिफ्लेक्शन अब वहाँ पर जो ज़रूरी चीज़ें, चाहे ब्रेड लो, मक्खन लो, अंडा लो, या घर की ज़रूरी चीज़ें जो रोज़ का आपका राशन पानी चाहिए, वो सारी चीज़ें महंगी हो गई, क्योंकि लॉजिस्टिक कॉस्ट महंगी हो गई ना। जैसी लॉजिस्टिक कॉस्ट महंगी होती है तो हर चीज़ के ऊपर इम्पैक्ट आ जाता है। तो लोगों का जो खर्चा है, उनकी जो तनख्वाह है, वो गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। अब खबर ये है कि अमेरिका में जो एक आम जो मिडिल क्लास आदमी है वो इस समय बहुत बुरी कंडीशन में है, और ऑन एंड एवरेज वहाँ पे वो कहते हैं कि हमको मिनिमम $12-13 हज़ार पर मंथ चाहिए अगर बिल्कुल हम ठीक ठाक सी ज़िंदगी गुजारना चाहते। ये ज़िंदगी कुछ वैसी जैसे इंडिया के अंदर एक मिडिल क्लास आदमी गुजारता है, जिसके पास करीब 70-80 हज़ार रुपये महीने के उसको मिलते हैं, तो जो गुजारा करते हैं सिर्फ उसी लेवल पे वहाँ पे $1,00,000 के अंदर गुजारा होता है। तो ऐसा कुछ वहाँ पे एक्स्ट्रा मिलता नहीं, मैं आपको बता दूँ। तो वहाँ का मिडिल क्लास भी देखा जाए तो वो भी पुअर है, इतना अमीर नहीं है, लेकिन चूंकि वो डॉलर को रुपए में जब तुम कन्वर्ट करते तो आपको ज़्यादा पैसे लगते हैं। अदरवाइज़ वहाँ पर हर चीज़ के पैसे काफ़ी ज़्यादा हैं। यहाँ पे हो सकता है आप हेयर कटिंग को जाओगे तो आपके 200-300 रुपये लगेंगे, लेकिन अमेरिका में जाके अगर आप वही हेयर कट कराओगे तो उसके पता लग रहा है कि 2,000 रुपये लग रहे हैं। तो बात तो एक ही है ना। वो तो खैर, जो भी अब समस्याएं निकल के आ रही हैं ट्रंप के लिए, वो वहाँ से डोमेस्टिक से निकल के आ रही है, महंगाई की। और भारत के लिए भी महंगाई की समस्या है। रुपया सिर्फ 93-72 पे नहीं है, बल्कि इसके साथ में जो फॉरेन एक्सचेंज का भंडार है इंडिया का, वो भी $555 बिलियन पे आ गया है। अब आरबीआई की कल पहली बार फ्राइडे को इमरजेंसी मीटिंग हुई है, आज तक तो कभी हुई नहीं थी, इमरजेंसी मीटिंग हुई है। उस पर जियो पोलिटिकल सिचुएशन में विचार किया गया, हम क्या करेंगे, हमारे पास तेल और गैस भी नहीं है, हमारे पास जो हमारा बास्केट है ऑयल का, उसका रेट $157 पे आ चुका है। $157 की हमारी ऑयल बास्केट इस टाइम।
तो जो जो आप 110 115 डॉलर का रेट सुन रहे हो वो ठीक नहीं है, वो तो सिर्फ परचेजिंग रेट है। उसके साथ उसको अगर हिंदुस्तान में लेके आना है, आपको इंश्योरेंस देनी है, फ्रेट देना है, वॉर प्रीमियम देना है, तो आपकी बास्केट का जो रेट है वो $157 इस टाइम चल रहा है, क्योंकि आपका तेल सिर्फ गल्फ से नहीं आता है। वही तेल जब अमेरिका से आता है, लैटिन अमेरिका या ब्राज़ील से आता है, तो उसका जो कैरिंग कॉस्ट है वो $80 पड़ जाता है, 4 गुना हो जाता है, तो बास्केट का रेट बढ़ जाता है। तो एवरेज बास्केट रेट इंडिया का $157 पे आ गया, जो कि हिस्ट्री में शायद वन ऑफ द हाईएस्ट जिसे आप कह सकते हो उस किस्म के रेट आ गए हैं। तो हमारे लिए परेशानियां भी कम नहीं है, हम भी बिल्कुल पिसे पड़े हैं पूरा का पूरा अंदर। आधी इंडस्ट्री हमारी इंडिया की बंद हो चुकी है, एक्सपोर्ट्स डाउन हो चुके हैं, लोगों की नौकरियों के ऊपर खतरा आ चुका है। तो ये सब कुछ है। तो अमेरिका से जो सारी प्रॉब्लम पैदा हो रही हैं वो उसे परेशान कर रही हैं इस टाइम ट्रंप को, और इसीलिए ट्रंप के खेमे में हड़कंप है, और ट्रंप अपने लोगों से तंग आकर अब कह रहा है कि हाँ दुनिया में हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं ईरान के तेल को भी अलाउ कर दूंगा, वो भी बेच सकता है। ये कुछ नहीं, ये इमरजेंसी मेजर्स हैं, अपनी जान बचाने के लिए ये भाग रहा है इस टाइम। पर जो भाग पाएगा नहीं, मेरे हिसाब से वो भाग नहीं पाएगा, क्योंकि अब वो फंस चुका है, उसके गले में एक फांसी का फंदा अब लग चुका है। अब उससे छुटकारा पाना ट्रंप के बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर, बैंक अकाउंट नंबर दिए हैं, साथ में जीपे फोनपे का भी एक नंबर दिया है। किसी एक को चुनकर छोटी छोटी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।